तो आइए आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10वीं के इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र के अंतर्गत पहला चैप्टर के लघुत्तरीय प्रश्न को देखेंगे। तो इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा और इस वीडियो के अंदर में हम आपको जो भी समझाने का प्रयास करेंगे आप लोग उसको एक बेहतरीन कंसेप्ट के साथ एक बेहतरीन तरीका से समझने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि ये जो है पहला चैप्टर, इससे क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाएंगे। और आप भी जानते हैं जो क्वेश्चंस बनाता है वह जब भी क्वेश्चन सेट करेगा तो पहला चैप्टर से ही ना सेट करेगा। तो इस चैप्टर से 100% है क्वेश्चन से पूछा ही जाता है। यदि आप लोग इस वीडियो को एक बेहतरीन तरीका से देख लेते हो शुरू से लेकर के अंतिम तक में, तो यकीनन हम पे भरोसा कीजिए कि आपको दो क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे और वह आप बढ़िया तरीका से बना लीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। तो पहला प्रश्न देखिए, कहता है कि अर्थव्यवस्था क्या है, यानी कि तो अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। ये जो क्वेश्चन हैं आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है और बार बार हम बता रहे हैं जब भी क्वेश्चन बनाएगा तो पहला चैप्टर से जरूर क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, समझ गए ना। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो आइए अर्थव्यवस्था क्या होता है इसको एक बेहतरीन तरीका से उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। मान के चलिए जब आपके पास पैसा नहीं रहता है तो उस समय कहा देता है कोई व्यक्ति कि आप जो है ट्रैक्टर खरीदिए या कोई भी चीज़ खरीदिए, मोटरसाइकिल खरीदिए। तो उस समय हम लोग क्या जवाब देते हैं कि हमारा अर्थव्यवस्था बढ़िया नहीं है, हम ट्रैक्टर नहीं खरीद पाएंगे। तो अर्थव्यवस्था बढ़िया नहीं है इसका मतलब क्या हुआ, हमको ट्रैक्टर खरीदने की क्षमता नहीं है, हमको मोटरसाइकिल खरीदने की क्षमता नहीं है। ठीक है, उसी तरह अर्थव्यवस्था का मतलब यह होता है कि एक ऐसा तंत्र है, यह एक ऐसा व्यवस्था है, अर्थव्यवस्था, अर्थ का व्यवस्था यानी कि धन का व्यवस्था करते हैं। एक ऐसा तंत्र है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं संपादित की जाती है। अब बोलिएगा सर जी ये आर्थिक क्रिया होता क्या है। तो आर्थिक क्रिया उस काम को कहते हैं जिस काम के बदले में हमको आय की प्राप्ति होती है, यानी कि वैसा क्रिया, वैसा काम जिस काम को करने के बाद हमको कुछ आय की प्राप्ति हो, कुछ धन की प्राप्ति हो, कुछ रुपया पैसा की प्राप्ति हो, उसी को कहते हैं आर्थिक क्रिया। यानी कि तब ना हम लोग सुनते हैं बार बार कि तुम्हारे घर का अर्थव्यवस्था बढ़िया नहीं है इसलिए तुम लोग जो है बढ़िया तरीके से रहते नहीं हो, तुम्हारा घर बढ़िया नहीं है, तुम टूटे फूटे हुए मकान में रहते हो। ऐसा क्यों देखते हैं, ऐसा क्यों सुनते हैं, क्योंकि हम जानते हैं जिस घर का अर्थव्यवस्था बढ़िया रहेगा, अर्थव्यवस्था का मतलब क्या हुआ, इस बात को उदाहरण के माध्यम से समझिए ना। जिस घर का अर्थव्यवस्था बढ़िया है उस घर में रहने के लिए, जीवन चलाने के लिए आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। यानी कि उस जिस घर का अर्थव्यवस्था बढ़िया रहेगा उस घर में लोग खुशी खुशी रहेगा, एक बेहतर तरीका से रहेगा। देखिए ना, ब्राउन भी कह रहा है, ब्राउन क्या कह रहा है अर्थव्यवस्था के बारे में। ब्राउन कहता है कि ब्राउन के अनुसार अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन करने की एक प्रणाली है। आजीविका मतलब जीवन चलाने की एक प्रणाली है। जीवन जो चलाते हैं, जीवन में हम लोग को बहुत सारी आवश्यकता होती है, भोजन की आवश्यकता होती है, कपड़ा की आवश्यकता होती है, मकान की आवश्यकता होती है। ये सब हमको कब प्राप्त होता है, जब हम काम करते हैं और काम के बदले में हमें जो कुछ देता है तब हमारा अर्थव्यवस्था बढ़िया रहता है। तो अर्थव्यवस्था क्या है, अर्थव्यवस्था ब्राउन के अनुसार अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन करने की एक प्रणाली है, यानी कि जीवन चलाने की एक प्रणाली है। तो जीवन चलता कैसे है, तो हम लोग किसी के यहाँ काम करते हैं तो उस काम के बदले में हमको कुछ देता है तो हमारा अर्थव्यवस्था सुधरता है। और जिस देश का अर्थव्यवस्था जितना बढ़िया रहेगा उस देश में उतना रोजगार मिलेगा, उतना लोगों की आवश्यकताओं को पूर्ति हो पाएगा। और जिस देश का अर्थव्यवस्था बढ़िया नहीं रहेगा उस देश में कभी भी विकास हो सकता है, नहीं हो सकता है। लेकिन बहुत सारे विद्यार्थी क्या करेगा, अर्थव्यवस्था क्या है इसको रट लेगा, लेकिन उसके बारे में पूरा डेप्थ में जाएंगे। अर्थव्यवस्था, अर्थ यानी कि धन को किस तरह से हम लोग व्यवस्थित करते हैं, धन कैसे मिलता है, तो उसके लिए हम लोग को रोजगार करना पड़ता है, काम करना पड़ता है। तो यह एक ऐसा तंत्र है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं संपादित किया जाता है, पूरा किया जाता है। फिर इसके बाद हम लोग को आय की प्राप्ति होती है, धन की प्राप्ति होती है, तो हमारा परिवार क्या होता है, खुशहाल रहता है। समझ गए ना। एक ऐसा तंत्र है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं संपादित किया जाता है। आर्थिक क्रियाएं हम बार बार आपको बता रहे हैं, आर्थिक क्रियाएं उस काम को कहते हैं जिस काम के बदले में हमें कुछ पैसा मिलता है, कुछ धन की प्राप्ति होती है, उसी को कहते हैं आर्थिक क्रियाएं। हम बार बार बता रहे हैं, बार बार सुनने को मिलता है कि तुम्हारे घर का अर्थव्यवस्था बढ़िया नहीं है, तुम्हारे घर का अर्थव्यवस्था बढ़िया नहीं है। इसका मतलब यह हुआ तुम लोग इसलिए टूटे फूटे घर में रहते हो, इसलिए अच्छा भोजन नहीं खाते हो, इसीलिए जो है तुम लोग जो है अच्छा कपड़ा नहीं पहनते हो। तुम्हारे घर का जब अर्थव्यवस्था, तुम्हारे घर में जब बाहर से आमदनी आएगा तब ना तू बढ़िया से रह पाएगा। उसी तरह से अर्थव्यवस्था ही है। किसी देश का अर्थव्यवस्था बढ़िया है तो उस देश में उतना बढ़िया विकास होगा, उस देश में उतना रोजगार मिलेगा, उस देश का लोग उतना खुशहाल रहेगा। समझ गया ना। तो अर्थव्यवस्था कहते किसको है। तो आइए अब हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। वैसे जो है अर्थव्यवस्था पूरे दुनिया में 3 तरह के पाई जाती है, पूंजीवादी, मिश्रित होता है, समाजवादी होता है। इसके बारे में हम पहले ही वीडियो बना दिए हैं, तो नहीं देखे हैं तो यूट्यूब पर सर्च ही कर लीजिए कि GKS स्टडी सेंटर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होता है, तो आपको वह वीडियो मिल जाएगा। वह वीडियो को देख लीजिएगा तो आपको बढ़िया तरीका से समझ में आ जाएगा कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसको कहते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था किसको कहते हैं, समाजवादी अर्थव्यवस्था किसको कहते हैं। फिलहाल
अभी यहाँ पर भी हम बता देते हैं कि मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते किसको है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था उस तरह की अर्थव्यवस्था को कहते हैं जहाँ पे जो भी उत्पादन होता है, उस देश में जो भी उत्पादन होगा, चाहे खुरपी से लेकर के स्टील, फर्नीचर, जो भी चीज़ है, जो भी चीज़, चाहे गेहूं हो, धान हो, जो भी चीज़ उपजता है, जो भी चीज़ प्रोडक्शन होता है, उत्पादन होता है, उस पर नियंत्रण सरकार का भी रहेगा और निजी व्यक्ति के पास भी नियंत्रण रहेगा। जैसे कि भारत में BSNL है, रियल सेवा है, बहुत सारे हॉस्पिटल है, इस पर किसका नियंत्रण है? तो सरकार का नियंत्रण है। यानी कि जिस पर नियंत्रण सरकार का भी रहे और निजी व्यक्ति के पास भी रहे, यानी उस तरह के देश को मिश्रित अर्थव्यवस्था वाले देश कहेंगे, जिस देश में उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण सरकार का भी रहे और निजी व्यक्ति के पास भी रहे। जैसे कि देखिए यहाँ पे जियो सिम किसका है? मुकेश अंबानी का है। टाटा, जितने भी टाटा, होंडा, सैन, ये सब देखते हैं, ये किसका है? टाटा मोटर्स का। रतन टाटा का नाम सुने हो ना, जमशेदजी टाटा। तो कुछ प्राइवेट कंपनी भी है हमारे देश में, मुकेश अंबानी हो गया, धीरू भाई अंबानी हो गया, रतन टाटा हो गया, बहुत सारे प्राइवेट कंपनी है। तो प्राइवेट कंपनी यानी कि जिस देश में उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्तियों का भी नियंत्रण हो, उस पर जो निजी व्यक्ति भी चलाता हो, निजी व्यक्ति को भी फायदा मिलता है, यानी तो घाटा मिलता है, यानी कि जो व्यक्ति चलाएगा उसी को ना घाटा नफा होगा। जिस देश में उत्पादनों के साधनों पर सरकार का भी नियंत्रण हो और निजी व्यक्ति का भी नियंत्रण हो, तो उस तरह की अर्थव्यवस्था को हम लोग कहते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। एक बार परिभाषा भी आप लोग देख लीजिए। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते किसको है? पूंजीवादी तथा समाजवादी अर्थव्यवस्था का मिश्रण है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब क्या हुआ? मिला हुआ। तो मिला हुआ कौन रहेगा? तो पूंजीवादी तथा समाजवादी अर्थव्यवस्था का मिश्रण है। कौन? मिश्रित अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी तथा समाजवादी अर्थव्यवस्था का मिश्रण को हम लोग कहते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। और यहाँ पे उत्पादन के साधनों पर किसी निजी व्यक्ति का भी हाथ होता है और सरकार का भी हाथ रहता है। उस संसाधन पर निजी व्यक्ति का भी नियंत्रण रहेगा और सरकार के पास भी रहेगा। भारत में क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। इसके बारे में समझ गए ना कि अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। तो अर्थव्यवस्था एक ऐसा तंत्र या ढांचा है, तंत्र या ढांचा का मतलब क्या हो? एक ऐसा व्यवस्था है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं संपादित की जाती है। ब्राउन के अनुसार अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन करने की एक प्रणाली है। ये जीवन चलता है अर्थव्यवस्था के कारण से ना। हम लोग जब किसी के यहाँ काम करते हैं तो हमारा अर्थव्यवस्था टूटंच रहता है, बढ़िया रहता है, तो हम लोग का जीवन खुशहाली में बीतता है। तो उसी के अनुसार, किसके अनुसार? ब्राउन के अनुसार अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन करने की एक प्रणाली है। तो आइए अब हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि ये सतत विकास क्या होता है। तो सतत विकास का मतलब होता है लगातार विकास। आप लोग जानते हो कि लगातार विकास कब होगा? जितने भी देखते हैं जीवाश्म ईंधन, जीवाश्म ईंधन का मतलब क्या हुआ? जीवों के अवशेष से बना ईंधन को कहते हैं हम लोग जीवाश्म ईंधन। कोयला, पेट्रोलियम, डीजल, ये सब क्या है? जीवाश्म ईंधन। इसका इस्तेमाल यदि हम लोग जिस तरह से अभी कर रहे हैं, वर्तमान समय में जिस तरह से इसका उपयोग हम लोग अंधाधुंध कर रहे हैं, तो क्या आने वाली पीढ़ी के लिए ये सब बचेगा? कोयला, पेट्रोलियम ये सब तो नहीं बचेगा। तो जिससे क्या होगा? आने वाले समय में अभी जो इसका जो इस्तेमाल कर रहा है, जिससे हमारा देश विकास कर रहा है या कोई भी देश विकास की ओर अग्रसर है, तो वह तो विकास नहीं कर पाएगा। जिस तरह से हम लोग वर्तमान समय में कोयला, पेट्रोलियम, डीजल, इस सब का जो है जीवाश्म ईंधन का बड़ी मात्रा में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आगे आने वाले समय में, आगे आने वाली पीढ़ी को तो ये सब नहीं मिलेगा। जब नहीं मिलेगा तो क्या लगातार विकास हो पाएगा? और हम जानते हैं कि कोयला, पेट्रोलियम, डीजल जितना का भी इस्तेमाल करते हैं, इनसे हम लोगों को क्या मिलता है? प्रदूषण मिलता है। तो हमारे वायुमंडल को ये खराब कर देता है, हमारे जल को, हमारे वातावरण को अशुद्ध कर देता है। जब हमारा वातावरण ही अशुद्ध रहेगा तो हम लोग कभी भी आगे बढ़ पाएंगे? हमारा देश या कोई भी देश विकास की ओर अग्रसर हो पाएगा? नहीं ना हो पाएगा। तो सतत विकास का मतलब होता है लगातार विकास। लगातार विकास कब होगा? जब हम लोग कोयला, पेट्रोलियम, डीजल ये सब का इस्तेमाल थोड़ा सोच समझ कर करेंगे, ऐसे बेफालतू में इस्तेमाल नहीं करेंगे। कितना विद्यार्थी क्या देखते हैं, कितना विद्यार्थी क्या, कितना गार्जियन भी देखते हैं, कितना स्टूडेंट को भी देखते हैं, गाड़ी चलाएगा तो जहाँ पर रुकता है तो वहाँ पर बंद नहीं करेगा, ऐसे चलने छोड़ देगा। इधर पेट्रोल जल रहा है, डीजल चल रहा है, तो वहाँ पर विद्यार्थी को समझना चाहिए, जब गाड़ी को रोके तो उस समय गाड़ी को बंद कर दीजिए। तो पैसा तो ज़्यादा हो गया है, तो पैसा ज़्यादा हो गया है, मन बढ़ हुआ है, कुछ लफड़ा छोड़ रहा है, लफड़ा सब। एक तो बात समझिए ना, जहाँ पर लड़की देखेगा ना तो वहाँ पे पूरा एक्सीलेटर भूमकाएगा और पूरा गाड़ी को ऐसे ऐसे करेगा, दिखाएगा लड़की को, लड़की भी देखेगी। कुछ लड़की भी होती है लोफड़, और लोफड़े लड़का के संग में रहती है। लोफर को देखिए ऐसे ऐसे स्टाइल करते हो, तो लड़की भी आजकल भाग गई है। बहुत सारे मैक्सिमम लड़का क्या करेगा, गाड़ी पे चढ़ जाएगा ना तो कहेगा कि हमसे बड़ा गाड़ी चलाने वाला कोई है ही नहीं है, पूरा एक्सीलेटर मारेगा। और जहाँ पे महिला सब रहेगा, जहाँ पे बच्चा रहेगा, वहीं पे स्पीड करेगा। किसी दिन टकरा गया, किसी को धक्का दे दिया, किसी को लग गया, तो समझिए उस दिन तो आपका जो है गाड़ी चलाना बंद हो जाएगा उस दिन से, समझ गया ना। तो देखिए सतत विकास का मतलब होता है लगातार विकास। लेकिन लगातार विकास कब होगा, जब हम लोग जो है पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल जो है एक नियमित रूप में सही तरीका से करेंगे, तब आने वाले समय आगे भविष्य के लिए, आगे आने वाले पीढ़ी के लिए बचेगा
कुछ, जब भविष्य के लिए बचेगा ही नहीं तब कैसे हम लोग लगातार विकास कर सकते हैं? क्योंकि इन सब के अभाव के कारण हम लोग कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। कितना भी आगे हम लोग क्यों ना बढ़ जाएंगे, लेकिन इन सब का इस्तेमाल करना पड़ेगा हमको आगे बढ़ने के लिए। इन सब के अभाव के कारण से हम लोग कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। कोयला, पेट्रोलियम, डीजल, ये सब कुछ जितना इस्तेमाल करेंगे इससे हम लोग को क्या मिलेगा? प्रदूषण मिलेगा। और जब प्रदूषण वायु में रहेंगे तो हम लोग बीमार पड़ जाएंगे, तो लगातार विकास नहीं कर सकते हैं। एक बार परिभाषा आप लोग देख लीजिए, आपको 100% समझ में आ जाएगा कि ये सतत विकास होता क्या है। तो देखिए, ऐसा विकास जो जारी रह सके, टिकाऊ बना रहे, जारी रह सके, लगातार चलता रहे, टिकाऊ बना रहे, यानी कि लंबा समय तक चलता रहे विकास। और सतत विकास में न केवल वर्तमान पीढ़ी बल्कि भावी पीढ़ी के विकास को भी ध्यान में रखा जाता है। हाँ, सतत विकास तब ये, लगातार विकास तब ये रहेगा जब उसको भावी पीढ़ी के लिए भी हम लोग उसको छोड़ेंगे। जिस अनुसार से हम लोग संसाधन का उपयोग कर रहे हैं, दोहन कर रहे हैं, पता चला कि आगे आने वाली पीढ़ी के लिए बचेगा ही नहीं कुछ, तो कभी वह आगे बढ़ पाएगा? नहीं ना बढ़ पाएगा। तो इसलिए ऐसा विकास जो जारी रह सके। सतत विकास का मतलब होता है लगातार विकास। लगातार विकास कब रहेगा? जब हम लोग संसाधन का बढ़िया उपयोग करेंगे, दुरुपयोग नहीं करेंगे। कोयला, पेट्रोलियम, डीजल का इस्तेमाल बढ़िया तरीका से करेंगे, जिससे पर्यावरण में प्रदूषण नहीं फैलेगा। जब पर्यावरण में प्रदूषण नहीं फैलेगा तो हम लोग स्वस्थ रहेंगे, तो विकास का काम अग्रसर रहेगा, विकास होगा। ऐसा विकास जो जारी रह सके, टिकाऊ बना रह सके। सतत विकास में न केवल वर्तमान पीढ़ी को ध्यान में रखा जाता है बल्कि भावी पीढ़ी को भी ध्यान में रख करके हम लोग काम करते हैं। समझ गए ना? सतत विकास कहते हैं किसको है? लगातार विकास जो टिकाऊ बना रह सके, उसी को कहते हैं सतत विकास। आइए अब हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि आर्थिक नियोजन क्या होता है। नियोजन का मतलब होता है एक बेहतर तरीका से संसाधन का उपयोग करना, समाज के आर्थिक उद्देश्यों की, समाज की, यहाँ देखिए, एक समयबद्ध कार्यक्रम के अंतर्गत पूर्व निर्धारित सामाजिक एवं आर्थिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अर्थव्यवस्था में उपलब्ध संसाधनों का नियोजित समन्वय एवं उपयोग करना है। यानी कि समाज के आर्थिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, समाज के आर्थिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अर्थव्यवस्था के अंतर्गत हमारे देश में जो भी संसाधन है उसका एक बेहतर तरीका से उपयोग करेंगे। जितना ही आवश्यकता है उतना ही उपयोग करेंगे, बेफालतू में बर्बाद नहीं करेंगे। तो इसी को कहते हैं आर्थिक नियोजन। देखिए, अभी तो आपको समझ में नहीं आया होगा कि आर्थिक नियोजन कहते किसको है। इकोनॉमिक, इसको कहते हैं इंग्लिश में आर्थिक नियोजन को इकोनॉमिक प्लानिंग। हम देखिए, अभी तो फिलहाल आप लोग बढ़िया तरीका से नहीं समझे होंगे कि आर्थिक नियोजन कहते किसको है। तो देखिए, आर्थिक नियोजन को इंग्लिश में कहते हैं इकोनॉमिक प्लानिंग। प्लानिंग हम लोग क्यों करते हैं? इस क्वेश्चन को समझने से पहले आप लोग समझिए कि ये पंचवर्षीय योजना क्या होता है। तो पंचवर्षीय योजना का मतलब यह हुआ कि जब सरकार बनता है तो 5 वर्ष के लिए बनता है। तो उस 5 वर्ष के दौरान वह सरकार देखता है, प्लान करता है कि इस देश में क्या क्या समस्या है, उस समस्या को इसी 5 वर्ष के दौरान निपटाना है, उस समस्या को खत्म करना है। इसी को कहते हैं पंचवर्षीय योजना। और पहला पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 ईस्वी तक चला था। 1951 से 1956 तक चला था। और प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य था कृषि में सुधार। क्योंकि जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो आज़ाद तो हो गया, लेकिन एक बड़ी समस्या थी कि इतनी बड़ी जनसंख्या को हम लोग खिलाएंगे क्या? तो खिलाएंगे क्या? तो इसके लिए सोचा कि इस 5 वर्ष के दौरान हम लोग जो है कृषि पर ज़्यादा ध्यान देंगे। जब कृषि पर ज़्यादा ध्यान देंगे तो फसल बढ़िया उपजेगा, तो यहाँ पे जो भी जनसंख्या है उसको हम लोग खिला पाएंगे, भरण पोषण कर पाएंगे। तो प्लानिंग कब करता है? प्लानिंग हम लोग तब करते हैं जब हम चाहते हैं हमारा भविष्य बढ़िया हो, प्लानिंग सोच के रखते हैं। समझ गए ना? तो इकोनॉमिक प्लानिंग का मतलब यह तो हम लोग प्लान करते हैं एक निश्चित समय में, एक समयबद्ध का मतलब क्या? एक निश्चित समय में, एक किसी कार्यक्रम के अंतर्गत। कार्यक्रम का मतलब क्या हुआ? किसी निश्चित समय में, किसी योजना के तहत, किसी निश्चित समय में, किसी योजना के तहत, किसी प्लान के तहत हम लोग जो है समाज के आर्थिक उद्देश्यों को प्राप्ति के लिए अर्थव्यवस्था के अंतर्गत जो भी संसाधन है उसका हम लोग नियोजित एवं एक बेहतर तरीका से उपयोग करते हैं। उसी को कहते हैं आर्थिक नियोजन। आर्थिक नियोजन का मतलब क्या हुआ? इकोनॉमिक प्लानिंग किसी निश्चित समय में करेंगे। ऐसी बात नहीं है हम सरकार बने नहीं किए, आप पहले सोचने लगेंगे कि हम जो है इतने साल में जो है ये काम करेंगे। जब सरकार निर्माण करेंगे तब ना। सरकार किसी फिक्स टाइम में रहता है, जानते हैं 5 वर्ष के लिए सरकार रहता है, और फिर इलेक्शन होता है, फिर आप में दम है तो फिर आप खड़ा होकर के जीतिए। तो फिर सोचिएगा 5 वर्ष में क्या करना है हमको। जब आपके पास ताकत नहीं रहेगा तो आप कोई भी काम कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। जब आप बहुमत में रहिएगा, सरकार में रहिएगा, तब ना आप कुछ कर सकते हैं। तो एक समयबद्ध कार्यक्रम, एक समयबद्ध का मतलब क्या हुआ? एक निश्चित समय में किसी योजना के तहत सामाजिक एवं आर्थिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अर्थव्यवस्था के अंतर्गत जो भी संसाधन है उसका एक बेहतर तरीका से उपयोग करना ही आर्थिक नियोजन कहलाता है। आर्थिक नियोजन का मतलब क्या हुआ? समाज के आर्थिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए
अर्थव्यवस्था के अंतर्गत जो भी संसाधन है उसका एक बेहतर तरीका से उपयोग करना ही क्या कहलाता है? आर्थिक नियोजन। एक बार फिर हम आपको बढ़िया तरीका से बता देते हैं कि आर्थिक नियोजन कहते किसको है। आर्थिक नियोजन का मतलब होता है इकोनॉमिक प्लानिंग हम लोग करते हैं किसी निश्चित समय में, किसी निश्चित योजना के तहत, किसी निश्चित समय में एक योजना के तहत सामाजिक एवं आर्थिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अर्थव्यवस्था में उपलब्ध संसाधनों का नियोजित समन्वय एवं उपयोग करना ही आर्थिक नियोजन कहलाता है। तो समझ गए ना इसके बारे में? एक बार और फिर बढ़िया तरीका से समझा देते हैं कि ये सतत विकास होता क्या है। तो सतत विकास का मतलब होता है ऐसा विकास जो जारी रह सके, टिकाऊ बना रह सके। ऐसे विकास में न केवल वर्तमान पीढ़ी को ध्यान में रखा जाता है बल्कि भावी पीढ़ी को भी ध्यान में रखा जा सकता है। समझ गए ना? ऐसा विकास जो जारी रह सके, टिकाऊ बना रह सके। सतत विकास में न केवल वर्तमान पीढ़ी बल्कि भावी पीढ़ी के विकास को भी ध्यान में रखा जाता है। तो समझ गए ना सतत विकास क्या होता है? तो आइए अब हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि ये मानव विकास रिपोर्ट क्या होता है। तो देखिए, आप ही लोग बताइए, मानव विकास कब करेगा? जब मनुष्य में शिक्षा का प्रसार किया जाएगा, यानी कि जब मनुष्य शिक्षा ग्रहण करेगा, यानी कि जब किसी भी देश में उस देश का मनुष्य शिक्षा ग्रहण करेगा, उस देश का शैक्षणिक स्तर यानी कि शिक्षा का स्तर बढ़िया रहेगा, उस देश में जो भी लोग रहते हैं उसका स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा, उस देश का प्रति व्यक्ति आय बढ़िया रहेगा। अब बताइए, प्रति व्यक्ति आय के बारे में और राष्ट्रीय आय के बारे में अगर नहीं जानते हैं तो यूट्यूब पे सर्च कीजिए कि प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय में क्या अंतर होता है, GKS स्टडी सेंटर, तो आपको वह वीडियो मिल जाएगा। यदि आप लोग इस वीडियो को एक बेहतरीन तरीका से देख लीजिएगा तो आपको 100% हम इस बात की गारंटी देते हैं कि ये प्रति व्यक्ति आय होता क्या है और राष्ट्रीय आय होता क्या है। इस बात को आप लोग, इस प्रश्न को एक बेहतरीन तरीका से समझ लीजिएगा। फिलहाल अभी हम आपको बता देते हैं कि ये प्रति व्यक्ति आय होता क्या है। तो प्रति व्यक्ति आय का मतलब यह हुआ कि एक व्यक्ति लगभग एक वर्ष में कितना कमाता है। जैसे कि भारत में 2004 के अनुसार एक व्यक्ति औसतन जो है एक वर्ष में लगभग 28,000 ही कमाता है। तो मनुष्य का विकास तभी हो पाएगा जब उस मनुष्य में शिक्षा का प्रसार किया जाएगा, यानी कि उसका शैक्षणिक स्तर बढ़िया रहेगा, शैक्षिक स्तर बढ़िया रहेगा, उनका स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा और उसकी प्रति व्यक्ति आय बढ़िया रहेगा, उस देश का प्रति व्यक्ति आय बढ़िया रहेगा, तो उसका विकास संभव है, अन्यथा नहीं संभव है। आइए एक बार परिभाषा देख लीजिए कि ये मानव विकास रिपोर्ट कहता क्या है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत जो रिपोर्ट तैयार किया जाता है तो उसी को कहते हैं मानव विकास रिपोर्ट। और इस मानव विकास रिपोर्ट में विभिन्न देशों के बीच तुलना किया जाता है, एक देश से दूसरे देश के बीच तुलना किया जाता है और फिर तुलना करके फिर लिस्ट जारी किया जाता है कि इस देश का मानव विकास रिपोर्ट कितना अच्छा है, कितना कम है, कितना बुरा है, और इससे पता चल जाता है, इसी मानव विकास रिपोर्ट से पता चल जाता है कि कौन से देश कितना अच्छा है, कौन से देश कितना बुरा है। समझ गए ना? तो यह विभिन्न देशों के बीच तुलना करता है, किसके आधार पर? तो प्रति व्यक्ति आय के आधार पर। उस देश में रहने वाले व्यक्ति जो है मैक्सिमम एक वर्ष में कितना कमाता है, उसी को कहते हैं प्रति व्यक्ति आय। शैक्षणिक स्तर यानी कि शैक्षिक स्तर पर, उनकी स्वास्थ्य की स्थिति पर तुलना करता है कि विभिन्न देशों के साथ कैसा, मतलब कि वह आगे है कि नहीं है, एक रिपोर्ट जारी करता है। तो देखिए ना, एक बार परिभाषा एक बार बढ़िया से समझ लीजिए ना। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट विभिन्न देशों की तुलना, लोगों के शैक्षिक स्तर, ये जो है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत एक रिपोर्ट तैयार किया जाता है जिसे मानव विकास रिपोर्ट कहते हैं। इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट को मानव विकास रिपोर्ट कहते हैं। इसमें विभिन्न देशों के बीच तुलना किया जाता है उसके शैक्षणिक स्तर, स्वास्थ्य की स्थिति और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर। यानी कि विभिन्न देशों के बीच तुलना करते हैं और फिर जारी करते हैं लिस्ट कि ये देश इतना आगे है। यानी कि मानव विकास का रिपोर्ट जारी करता है। कौन जारी करता है? तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा प्रकाशित, जिसे हम लोग कहते हैं मानव विकास रिपोर्ट, यह तैयार करता है, विभिन्न देशों के बीच तुलना करता है उसकी शैक्षणिक स्थिति, स्वास्थ्य की स्थिति और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर ये रिजल्ट जारी करता है, ये रिपोर्ट जारी करता है। मानव विकास रिपोर्ट किसके आधार पर करता है? उस देश की शैक्षिक स्तर और शैक्षिक स्तर यानी कि उनकी स्वास्थ्य की स्थिति और इसके बाद प्रति व्यक्ति आय के आधार पर ये रिपोर्ट तैयार होता है, फिर जारी करता है रिपोर्ट जारी करता है कौन से देश कितना आगे है, कौन से देश कितना पीछे है। तो समझ गए ना मानव विकास रिपोर्ट। वैसे तो हम पहले ही बताए कि मानव के विकास तभी संभव है जब उस देश में उस व्यक्ति की स्वास्थ्य की स्थिति बढ़िया रहेगा, इसके बाद जो है प्रति व्यक्ति आय बढ़िया रहेगा, पता है ना। इसके बाद देखिए स्वास्थ्य की स्थिति, शैक्षणिक स्तर, ये सब बढ़िया रहेगा, तभी उस देश में रहने वाले मनुष्य का विकास होगा, अन्यथा नहीं होगा। ये रिजल्ट जारी करता है, ये रिपोर्ट तैयार करता है। संयुक्त राष्ट्र विकास किस आधार पर करता है? तो विभिन्न देशों के बीच तुलना करता है, शैक्षणिक स्तर, उनकी स्वास्थ्य की स्थिति और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर। समझ गए ना। तो वैसे बहुत सारे स्टूडेंट को लगता होगा सर जी एक ही बात को बार बार समझाते हैं। हाँ रे, समझाना चाहिए, क्यों नहीं समझाएंगे जब आपको
एक बेहतरीन तरीक़ा से जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक हम बताते रहेंगे, और आप लोग सिर्फ ध्यान दीजिएगा समझने पे, और तो आप लोग ज़रूर है 100% समझ जाइएगा हम जो कहना चाहते हैं। कि वह प्रश्न है कि आधारिक संरचना किसे कहते हैं, यानी कि आधारिक संरचना क्या होता है। इस वीडियो के अंदर में इस प्रश्न को एक बेहतरीन तरीक़ा से समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए इस प्रश्न को एक बेहतरीन तरीक़ा से समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ आप देखिए, आधारिक संरचना को ही हम लोग कहते हैं आधारभूत ढांचा। आधारिक संरचना को हम लोग क्या कहते हैं? आधारभूत ढांचा। तो आइए इस प्रश्न को एक बेहतरीन तरीक़ा से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि जिस घर का आधार जितना अच्छा होता है, घर का आधार का मतलब क्या हुआ? घर का नीचे वाला भाग। जब हम लोग घर बनाने के लिए जाते हैं तो उस समय क्या देखते हैं? बीम जो डालते हैं अच्छा से डालते हैं, यानी कि घर का आधार नीचे वाला भाग क्या करते हैं? हम लोग अच्छा बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? ताकि घर मजबूत बन सके। ठीक उसी तरह कोई भी देश विकास तब करेगा, कोई भी देश आगे तब जाएगा जब उस देश में परिवहन की सुविधा अच्छा रहेगा। परिवहन का मतलब क्या हुआ? आने जाने के लिए यातायात की सुविधा बढ़िया रहेगा, स्कूल बढ़िया रहेगा, कॉलेज बढ़िया रहेगा, हॉस्पिटल रहेगा, संचार यानी कि अपनी भावनाओं को, विचारों को आदान प्रदान करने में सुविधा रहेगा, तब वह देश आगे बढ़ पाएगा। जिस प्रकार एक घर का आधार जितना अच्छा होता है वह घर उतना ही मजबूत होता है। अब उस घर पर हम लोग बिल्डिंग ठोकते जाएंगे, उस घर में किसी भी प्रकार का फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब उस घर का आधार मजबूत नहीं रहेगा, अच्छा नहीं रहेगा, तो वह घर कभी टिक पाएगा? नहीं टिक पाएगा। ठीक उसी तरह जिस देश में परिवहन की सुविधा, संचार की सुविधा, यातायात की सुविधा, हॉस्पिटल, कॉलेज, संचार बढ़िया रहेगा, एक बेहतर तरीक़ा से रहेगा, तो उस देश में विकास होने से कोई नहीं रोक पाएगा, वह देश हमेशा आगे बढ़ेगा। तो आधारिक संरचना का मतलब यह हुआ, आधारिक संरचना का मतलब उन सुख सुविधाओं से है जो आर्थिक विकास के लिए सहायक होते हैं, जो देश के विकास के लिए सहायक होते हैं। यानी कि जो देश का आधार है, तो देश का आधार होता क्या है? तो देश का आधार कौन कौन होते हैं? देश किस पर टिका हुआ है? अगर देश में यातायात की सुविधा नहीं रहेगा, संचार का मतलब क्या हुआ? हम अपनी भावनाओं को, अपनी जो है विचार को, अपनी संदेश को एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं, उसी को कहते हैं संचार। अगर ये नहीं रहेगा, हॉस्पिटल नहीं रहेगा, बैंक नहीं रहेगा, कॉलेज नहीं रहेगा, रेलवे सुविधा नहीं रहेगा, तो देश कभी भी आगे बढ़ सकता है? इसी पर न टिका हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ? आधारिक संरचना उन सुख सुविधाओं से संबंधित है जो देश के विकास के लिए आवश्यक होते हैं, जिस पर देश टिका हुआ है। अगर ये ठीक नहीं रहेगा, आप ही बताइए, जिस देश में हॉस्पिटल बढ़िया नहीं रहेगा, आने जाने के लिए जो है परिवहन की सुविधा नहीं रहेगा, है अस्पताल नहीं रहेगा, बैंक नहीं रहेगा, स्कूल कॉलेज नहीं रहेगा, तो वह देश कभी भी विकास कर सकता है? यही तो टिका हुआ है, यही देश का आधार है। जिस देश का आधारिक संरचना को ही हम लोग कहते हैं आधारभूत ढांचा। जिस देश का आधारभूत ढांचा जितना मजबूत है वह देश उतना ही विकसित करेगा, वह देश उतना ही आगे बढ़ पाएगा। तो आइए इस प्रश्न का परिभाषा भी है, आप लोग एक बार देख लीजिए। तो देखिए, आधारिक संरचना वैसे सुख सुविधा से है, वैसा सुविधा तथा सेवा जो देश के आर्थिक विकास के लिए सहायक होते हैं। अर्थात जो देश का आधार है ना, जैसे कि परिवहन हो गया, स्कूल हो गया, बैंक हो गया, अस्पताल हो गया, कॉलेज हो गया, संचार, ये सब क्या है? देश का आधार। अगर ये सब नहीं रहेगा तो देश ठप पड़ जाएगा, देश का विकास नहीं हो पाएगा। अब बैंक नहीं रहेगा, एक दिन बैंक बंद हो जाता है, देखिए कितना समस्या उत्पन्न हो जाता है। पैसा का तो हमेशा जरूरी होता है आदमी को। अगर बैंक नहीं रहेगा तो कितना समस्या आएगा, अस्पताल नहीं रहेगा तो एक दिन में कितना मर जाएगा। अगर देखिए स्कूल कॉलेज नहीं रहेगा तो विद्यार्थी पढ़ेगा नहीं, तो विद्यार्थी जब पढ़ेगा ही नहीं तो साइंटिस्ट देश के विकास के लिए क्या करेगा। तो देखिए, आधारिक संरचना का मतलब उन सुविधाओं, यानी कि आधारिक संरचना का मतलब उन सुविधा तथा सेवा से है जो देश के आर्थिक विकास के लिए सहायक होते हैं। इस तरह से भी लिख सकते हैं, यानी तो लिखेंगे वैसा सुविधा तथा सेवा जो देश के आर्थिक विकास के लिए सहायक होते हैं। अर्थात जो देश का आधार होता है। देश का आधार कौन कौन होता है? तो देखिए, स्कूल होता है। मान के चलिए किसी देश में एक बढ़िया स्कूल नहीं है तो उस देश में कभी भी बच्चा एक बेहतर शिक्षा ले पाएगा? जब शिक्षा ही नहीं ले पाएगा तो देश कैसे आगे बढ़ पाएगा? देखिए, परिवहन, जिस देश में परिवहन की सुविधा बढ़िया नहीं है, यानी कि आने जाने के लिए जो है रास्ता बढ़िया नहीं है, गाड़ी यातायात की सुविधा नहीं है, वह देश कभी भी आगे बढ़ पाएगा? इसी पर तो डिपेंड करता है। हम लोग कहीं से भी सामान लाते हैं या कहीं पर भी जाते हैं तो इसका आवश्यकता होता है परिवहन, यातायात की आवश्यकता पड़ती है ना, रोड की आवश्यकता पड़ती है ना। अगर ये सब नहीं रहेगा तो क्या देश कभी भी विकास कर पाएगा? देश कभी भी आगे बढ़ पाएगा? नहीं ना बढ़ पाएगा। देखिए, इसके बाद बैंक, एक दिन बैंक बंद हो जाएगा तो लोग जो है ना इधर उधर भटकने लगता है। हमेशा पैसा की ज़रूरत पड़ती है मनुष्य को। एक दिन अगर अपने देश में बैंक बंद हो जाता है तो समझिए ना बहुत सारी समस्या से लोग गुजरने लगेगा। अगर किसी देश में अस्पताल बढ़िया नहीं रहेगा तो उस देश में कितना लोग बीमार पड़ता है, कितना लोग मर जाएगा। अस्पताल की सुविधा होना चाहिए। अगर कोई भी देश आगे बढ़ेगा उसके लिए अस्पताल, बैंक, स्कूल, परिवहन, कॉलेज भी रहना चाहिए। संचार का मतलब क्या हुआ? हम अपनी संदेश को, अपनी भावनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए माध्यम होना चाहिए, जैसे कि टेलीविज़न है, रेडियो है,
आज बहुत सारा है, इंटरनेट है, अगर ये सब नहीं रहेगा किसी भी देश में तो वह देश कभी भी आगे बढ़ पाएगा नहीं ना बढ़ पाएगा। ये सब क्या है, देश का आधार है। देश का आधार का मतलब क्या हुआ, इस पर जो है विकास टिकता है, इसी के कारण से देश का विकास होता है, समझ गए ना। तो आधारिक संरचना का मतलब उन सुविधा तथा सेवा से है, उन सुविधा तथा सेवाओं से जो है जो देश का आर्थिक विकास के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, जिस पर देश का विकास डिपेंड करता है। जिस देश का जितना आधारिक संरचना यानी कि आधारभूत ढांचा जितना मजबूत होगा वह देश उतना ही आगे बढ़ पाएगा। जिस देश का आधार ही नहीं ठीक होगा यानी कि परिवहन, स्कूल, कॉलेज, बैंक, अस्पताल ये सब नहीं रहेगा, वह देश कभी भी विकसित नहीं हो पाएगा, वह देश कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। ये काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है देश के विकास के लिए, समझ गए ना। तो एक बार और हम बेहतरीन तरीका से समझा देते हैं कि ये आधारिक संरचना कहते कि इसको है। तो जिस प्रकार एक घर को एक अच्छा बनने के लिए उसका आधार बढ़िया होना चाहिए, उसका बीम जो है नीचे वाला पोर्शन अच्छा होना चाहिए, ठीक उसी तरह कोई भी देश विकास तब करेगा जब उस देश का आधार ठीक रहेगा। तो उस देश का आधार कौन कौन होता है, तो वही होता है परिवहन होता है, स्कूल होता है, बैंक, अस्पताल, कॉलेज, संचार, ये किसी भी देश का आधार है। इसी पर विकास टिका हुआ है, इसी पर देश का आधार है, इसी पर जो है देश कैसे आगे बढ़ पाएगा कि नहीं बढ़ पाएगा इसी पर डिपेंड करता है। अगर किसी देश में ये सारे समस्या रहे तो वह देश कभी भी विकसित नहीं बढ़ पाएगा, वह देश कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। लेकिन ये अगर किसी देश में अगर ये सारे अच्छा है तो वह उस देश को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा, समझ गए ना। तो देखिए एक बार किसी देश के आर्थिक विकास में आधारिक संरचना का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है, यानी कि कोई भी देश आर्थिक विकास करेगा कि नहीं करेगा, ये जो है परिवहन, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल ये सब का क्या होता है, बहुत बड़ा स्थान होता है। किसी देश के आर्थिक विकास के लिए आधारिक संरचना का बहुत बड़ा महत्व होता है। जिस देश का आधारभूत ढांचा जितना मजबूत होता है वह देश उतना ही विकसित करेगा, समझ गए ना। तो देखिए किसी भी बात को एक बेहतरीन तरीका से जब तक आप लोग नहीं समझ पाइएगा तब तक आप लोग कैसे लिख पाइएगा। तो मेरा कहना है कि एक ही क्वेश्चन पढ़ेंगे लेकिन उस क्वेश्चन को एक बेहतरीन तरीके से समझेंगे, ताकि अगर उससे कोई भी व्यक्ति हमसे क्वेश्चन कर दे तो उसको एक बेहतरीन कंसेप्ट के साथ उसको जवाब दे पाएंगे हम लोग। तो हम लोग कब जवाब देंगे दूसरे को, जब हम किसी भी बात को गहराई से समझेंगे, एक बेहतरीन तरीके से समझेंगे। तो इस वीडियो के अंदर में हम जो समझाने का प्रयास किए आप लोग तो समझ ही गए होंगे। तो क्या समझाने का प्रयास किए, हम बार बार बोलते हैं समझो, रटो नहीं, रटना नहीं है, रटन प्रणाली वाला बच्चा नहीं बनना है, समझना है, समझ गए ना। तो आधारिक संरचना का मतलब समझ गए, जो देश के आर्थिक विकास के लिए सहायक होते हैं उन सुविधा तथा सेवा से हैं। आधारिक संरचना का मतलब उन सुविधाओं तथा सेवाओं से है जो देश के आर्थिक विकास के लिए सहायक होते हैं, जो देश का आधार होते हैं, जैसे कि बैंक हो गया, स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, हॉस्पिटल हो गया, संचार हो गया, ये सब क्या है, देश का आधार है। जिस देश का आधारभूत ढांचा, आधारिक संरचना को ही हम लोग कहते हैं आधारभूत ढांचा। जिस देश का आधारभूत ढांचा, आधारिक संरचना जितना मजबूत होगा वह देश उतना ही आगे बढ़ पाएगा, वह देश उतना ही विकास करेगा, समझ गए ना। तो चलिए फिर मिलेंगे नए वीडियो में। और हाँ, एक बात कहना चाहते हैं, यदि आप लोग 10th में सच में एक बेहतर करना चाहते हैं, टॉप करना चाहते हैं, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको जो भी पढ़ाया जाएगा वह रटा के नहीं समझा के पढ़ाया जाएगा। और हमेशा हम समझाने पर जोर देते हैं, ऐसे जो यहाँ पे जो लिख देते हैं ये लिखाने का मन मेरा कभी नहीं रहता है। हम लिखा देते हैं इसलिए ताकि बच्चा है, अभी आप लोग तो क्लास 10th में हो तो बच्चे ना हो, अभी कहाँ पे हो, अभी जो है कुआं का बेंग हो। बाहर निकलिएगा ना, 10th से बाहर निकलिएगा ना, इंटर जाइएगा, इंटर में पढ़िएगा, इसके बाद जो है BSc MSc करिएगा, तब आपको पता चलेगा कि शिक्षा कितना बड़ा है। अभी तो जो है कुआं का बेंग हो, आप अपने मस्त हो, आपको लगता है कि हमसे बड़ा कोई है ही नहीं है, समझ गए ना। और हाँ, अगर 10th में बेहतर अंक लाना है तो उसके लिए जो है हम बहुत सारे वीडियो बना दिए हैं, बस आप लोग को देखने की ज़रूरत है। GKS स्टडी सेंटर मैथमेटिक्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, अगर आप लोग उन सारे वीडियो को देख लीजिएगा तो यकीनन हम पे भरोसा कीजिए, आपको मैथ में 95+ अंक लाने से कोई नहीं रोक पाएगा। और लाया है विद्यार्थी रे, पहले वैसे नहीं कहते हैं हम, तो जाकर देख लीजिएगा। सोशल साइंस के ऊपर भी हमने वीडियो बना दिए हैं, साइंस के ऊपर भी वीडियो बना दिए हैं, बस आप लोग को देखने की ज़रूरत है। तो जाकर के देख लीजिए, यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए GKS स्टडी सेंटर मैथमेटिक्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, GKS स्टडी सेंटर सोशल साइंस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, GKS स्टडी सेंटर साइंस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आपके क्लास में जितना भी विषय है सब पे हम वीडियो बना दिए हैं, तो जाकर के देख लीजिए, समझिए ना इस वीडियो के अंदर में क्या मकसद था, आधारिक संरचना किसे कहते हैं। तो चलिए फिर मिलता है नई वीडियो में, तब तक के लिए हमें विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए और आगे कुछ अच्छा करते रहिए और नया सीखते रहिए। तो चलिए।